अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सौरवैदी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सौरवैदी। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आज के टॉपिक्स काफ़ी दिलचस्प हैं। सबसे पहले सर आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनातियों का मामला है, क्या कहेंगे इस पर? देखें 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है, जी। जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस तैनात करने की बात हुई है। हुँ, तो अगर तो 11 फरवरी को 8 नए जज तैनात हो जाते हैं, तो वो 12 या 13 फरवरी को हलफ ले लेंगे और हुँ। फिर सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जज आ जाएंगे। और उसके बाद अगर कोई फुल कोर्ट बनेगा भी, तो फिर ये मंसूर अली शाह की जो जिन 8 जजों के सर पे अपनी सारी फुल कोर्ट कहते हैं कि उनको लगता है कि ये 8 जज इकट्ठे हैं और ये 8 जज मिलकर 17 में से अक्सरियत बन जाएँगे, तो ये जो है फुल कोर्ट को अपने हक में कर लेंगे, तो वो 8 जजों की अक्सरियत जो है वो खत्म हो जाएगी और नए जज आने से एक डाइवर्स ओपिनियन भी आ जाएगा और ये ईमानदार जजों की जो सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए जी जो 8 जज सुप्रीम कोर्ट में लगाए जा रहे हैं, इसके बाद पाकिस्तान का जो अदालती मंजरनामा है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। और ये जो रोज फुल कोर्ट का खतरा और डरावा दिया जाता है कि फुल कोर्ट बुला लें, फिर इनके मुताबिक 15 फरवरी के बाद ये जितने फुल कोर्ट कहेंगे उतने बुला लिए जाएंगे और जितने फुल कोर्ट ये चाहेंगे उतने कर दिए जाएंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस लगाने का जो फैसला है, तमाम हाई कोर्ट्स के पहले 5-5 सीनियर जजेस में से जजेस लाने हैं और मुझे लगता है 11 फरवरी को वो लग जाएँगे। तो उसके बाद जो आज मंसूर अली शाह साहब भी जिस फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं, वो भी हो सकता है और सब कुछ हो सकता है। लिहाज़ा सुप्रीम कोर्ट के ये 8 जजेस जो हैं, ये एक तो चीफ जस्टिस यहया अफरीदी को भी मजबूत करेंगे, आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन साहब को भी मजबूत करेंगे। तो चारों हाई कोर्ट से नाम शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं। तो सर तो का भी कोई अमल दरामद होगा? और सर यहाँ पर एक और बात ऐड करना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो कहा जाता है, तासुर दिया जाता है कि अदलिया की आज़ादी पर कदगन लगाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हाई कोर्ट से जजेस सुप्रीम कोर्ट में आएँगे तो अदलिया की आज़ादी पर कदगन लग जाएगा। वो सर ये ये बैलेंस में है ना? नहीं, मेरा मतलब है कि जजेस की तादाद बढ़ गई है। अगर इनके साथ 8 और जजेस आ जाएँगे तो अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी। हुँ, मेरा मतलब है कभी जजेस की तादाद बढ़ने से अदलिया की आज़ादी कमज़ोर हुई है या मज़बूत हुई है? ट्रू मेरे दैट। ख़्याल में अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ेगी, तो अदलिया कमज़ोर होगी या मज़बूत होगी? मज़बूत होगी, जितने ज़्यादा जजेस होंगे उतनी अदलिया मज़बूत होगी। अभी तो ये 8 जज और किसी को आने नहीं दे रहे और इनका ख़्याल है कि ये 8 यरग़माल बना लेंगे, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को भी, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को भी और ये उस यरग़माल बनाते हुए पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्क्रिप्ट भी जुडिशियल ऑर्डर से लिखना चाहते हैं। तो इसलिए ये ऐसी बातें की जाती हैं कि जी बड़ा अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। अदलिया की आज़ादी कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी? जितने नए जज आएँगे उतने अदलिया मज़बूत होगी। और केसेस पाकिस्तान भी में आई हैं। जितने केसेस पेंडिंग हैं, हुँ, उनके मुताबिक तो जजेस की तादाद में इज़ाफ़ा नागुज़ीर है हर सतह पर। मेरे ख़्याल जी। में जजेस की तादाद में तो इज़ाफ़ा होना चाहिए, ज़ क्यों नहीं होना चाहिए? बैकलॉग भी खत्म होगा। सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सोशल मीडिया को लेकर, तो हम देख रहे हैं कि एक नई जंग छिड़ चुकी है, कुछ सहाफ़ियों के दरमियान। अब उनको यूट्यूबर सहाफ़ी भी कहा जाता है, हर कोई उनको अलग-अलग नामों से पुकारता है। तो इस मुतालिक इस बहस को साइड पर रख के ये जो लड़ाई है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए लड़ाई हो रही है आदिल राजा और इमरान रियाज़ खान के दरमियान। हुँ, लड़ाई हो रही है तो पीटीआई के यूट्यूबर्स आपस में लड़ रहे हैं। जो हुँ, यूट्यूबर्स पीटीआई के लिए यूट्यूब यूज़ करती हैं और वो यूट्यूब एक्टिविस्ट हैं, मैं तो उन्हें यूट्यूब एक्टिविस्ट कहता हूँ। एक कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, कुछ जुडिशियल एक्टिविस्ट होते हैं, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं। ये यूट्यूब एक्टिविस्ट हैं, जो इनकी जिनका सारा एक्टिविज़्म यूट्यूब के मुताबिक है।
तो अब इनके दरमियान ना व्यूज और लाइक्स की लड़ाई है। असल में इनके दरमियान लड़ाई है कि पीटीआई के लोगों को ज्यादा बड़ा बेवकूफ मैं बना सकता हूँ या वो बना सकता है। लोग ज्यादा इमरान रियाज खान को सुनते हैं या आदिल राजा को सुनते हैं या शहजाद अकबर को सुनते हैं या शहबाज गिल को सुनते हैं, क्योंकि अफसोस की बात यह है कि पीटीआई के जो लीडर है वो भी यूट्यूबर बन गए हैं। मतलब आप देखें ना, शहबाज गिल, शहजाद अकबर जो सियासत करते थे वो भी यूट्यूबर बन गए हैं। तो ये जो यूट्यूबर्स हैं, अब आदिल राजा जो हैं वो इमरान रियाज खान पर कॉम्प्रोमाइज होने का इल्जाम लगा रहे हैं। इमरान रियाज खान ने एक स्पेस में कहा है कि जी इस तरह तो फिर आदिल राजा के अलावा सारे ही गद्दार हैं। हुँ, और क्योंकि अब आदिल राजा वगैरह मशवानी वगैरह को भी गद्दार कह रहे हैं, तो अब वो इमरान रियाज खान, सलमान सूफी ने अभी थोड़ी देर पहले कुछ ट्वीट किया है इमरान रियाज खान के हक में। नहीं तो सुबह तक तो वो क्लेम कर रहा था कि इमरान रियाज खान को अमेरिका का वीजा मैंने दिलवाया है, और इमरान रियाज खान ये कह रहा था कि मेरे पास तो अमेरिका का कोई वीजा नहीं है। फिर आदिल राजा ये कह रहा था कि उनको वीजा तो मस्कत से दिलवाया गया है, लेकिन वो अब मस्कत में है नहीं है। तो एक अजीब सी लड़ाई आप, और ये सिर्फ डॉलरों की लड़ाई है, ये किसी नजरियात पे नहीं लड़ रहे। इनके दरमियान इस बात पर इख्तलाफ नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई नजरियाती इख्तलाफ है, कि वो किसी इशू पर दोनों की राय मुख्तलिफ है और वो एक इशू पे एक तरह सोचता है और दूसरे। इनके दरमियान डॉलरों की लड़ाई है कि मेरे डॉलर वो कमा गया, उसके डॉलर मैंने कमा लिए, मेरे व्यूज वो ले गया, उसके व्यूज मैं ले गया, क्योंकि इनके नजदीक यूट्यूब एक कारोबार है और हुँ, ये कारोबार के तौर पर लेते हैं। और इसीलिए फेक न्यूज का प्रॉब्लम इन लोगों के साथ है कि ये ऐसी खबरें देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, मंजरनामा बताते हैं, बनाते हैं, जिससे लगता है कि पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो गया है। और हर वक्त अदम इस्तेहकाम लाने के लिए ये पाकिस्तान में एक यूट्यूब, इन्होंने जो एनार्की पैदा की हुई है। तो ये आपस में डॉलरों पे लड़ रहे हैं। बड़ी हसीन लड़ाई है, बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। ये सब खुद को इमरान खान के का सियासी मतवल्ली भी कहते हैं और ये इमरान खान के सियासी मतवल्ली हैं, लेकिन अपनी अपनी जो है ना, फिर अपने पीर के ऊपर लड़ाई भी है कि ज्यादा बेहतर मतवल्ली मैं हूं कि ज्यादा बेहतर मतवल्ली वो है। आप ये कह सकते हैं कि ये इमरान खान की सियासी दरगाह के वो मुजावर हैं जो लंगर पर लड़ रहे हैं कि ज्यादा लंगर मुझे मिलेगा या ज्यादा लंगर मुझे मिलेगा, और वो लंगर है यूट्यूब के डॉलर जिसके ऊपर ये आपस में लड़ रहे हैं। और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मुकम्मल एक देंगे? दूसरे को गद्दार कह रहे हैं, इमरान रियाज खान उनको गद्दार कहता है, वो इमरान रियाज खान को गद्दार कहते हैं। कोई सलमान को कहता है, कोई मोहित पीरजादा को कहता है, कोई कुछ है, कोई शहबाज गिल को कहता है, वो कहता है वो डॉलर खा गया, वो कहता है वो डॉलर खा गया। सर यानी यहाँ पर फिर डिवाइड एंड रूल की बात नहीं है, डॉलर्स की एक लड़ाई होगी। सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे, आज महफूज फैसला सुना दिया गया है और जो जस्टिस साहब हैं, उनकी जानिब से जो 2 रुकनी बेंच था, उनकी जानिब से सर फुल कोर्ट के लिए आगे भिजवा दिया गया है। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा मंसूर अली शाह साहब ने बड़ी ही कमज़ोरी दिखाई है। उन्होंने एक कमज़ोर फ़ैसला दिया है। लेकिन वो वैसे तो देखें क्या उम्र था, बंदियाल ने 14 मई को पंजाब में इंतखाब करा लिए थे। क्या मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं? मंसूर अली शाह साहब ज़रा हिम्मत करते ना, चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत का शो कॉज़ नोटिस दे देते, जमाल मंदोखेल को दे देते, अली मज़हर को दे देते, अमीनुद्दीन को दे देते, चारों जजों को कहते आपको शो कॉज़ दिया है और मेरी अदालत में पेश हों। आप मेरी बात समझिए ना, तो हम भी समझते हैं कि मंसूर अली शाह साहब में कोई दम है, कोई मंसूर अली शाह साहब बड़े। ये तो एक बड़ा ही मुबहम सा फैसला उन्होंने दिया है, जिसको मैं कोई इतना सही फैसला नहीं समझता। ये फैसला ऊपर बेंच से टर्न डाउन भी हो जाएगा, फुल कोर्ट वाला फैसला भी टर्न डाउन हो जाएगा एक बेंच से, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस भी आ जाएंगे। तो ये देखिए ना, इसको तो अतर मनीला ने भी कमजोर फैसला कहा है। उनको भी यही लग रहा था कि देना था तो फिर तो इन्हें अदालत का नोटिस दे देते। और उन्होंने अपने फैसले में वो सज्जाद अली शाह के खिलाफ जो क्वेटा बेंच ने फैसला दिया है उसका रेफरेंस दिया है, जिसको जी। अदलिया की तारीख का स्याह फैसला कहा जाता है, उसका रेफरेंस दिया है। तो भाई जब आप स्याह काम करने ही चले थे तो स्याह काम मुकम्मल कर देते। ये वही बात है जैसे आसिफ सईद खोसा ने जनरल बाजवा की तौसीह पर नोटिस ले लिया, और नोटिस लेने के बाद सबका ख्याल था कि अब जब आपने नोटिस ले ही लिया है तो आप बाजवे को डी नोटिफाई कर दें। लेकिन लेकिन
कोचा में जनरल बाजवा को डी नोटिफाई करने की हिम्मत नहीं थी। जाते-जाते कह के 6 माह के अंदर पार्लियामान कानून साजी कर ले और बाजवा 6 महीने आर्मी चीफ बगैर किसी कानून के भी रह सकता है। तो एक फजूल फैसला दे गए। वो उसके बाद कानून साजी हो गई, बाजवा साहब ने कंटिन्यू कर लिया। उस दिन अगर आसिफ सईद खोसा बाजवा को डी नोटिफाई कर देता, तो पाकिस्तान में आर्मी चीफ्स की एक्सटेंशन का रास्ता बंद हो जाता। लेकिन आसिफ सईद खोसा में जुर्रत ना हुई और जुर्रत की कमी की वजह से वो एक गलत और कमजोर फैसला देके गए। आज मंसूर अली शाह में भी जुर्रत और का फुकदान निकला, कमजोर जज निकले। और मतलब आपने करना जुडिशियल एक्टिविज्म है, आप करना जो है अपने लिए चीफ जस्टिस का राम वार चाहते हैं, लेकिन आप में हिम्मत हौसला नहीं है। तो भाई इस खेल में कमजोर की कोई गुंजाइश नहीं। नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।